ऑलराइट, तो आज हमें एक नई एनर्जी के बारे में जानना है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से आती थी, रिमेंबर? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती थी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी, और उसमें जितना वर्क करते थे उसको उस वेलोसिटी पे लाने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती थी। याद आया? अब हम जान रहे हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन नीचे वाला पॉइंट था, दैट इज, तुमने नहीं लिखा है तो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की एक पोजीशन है और उसमें एक एनर्जी है ना? तो ऐसे ही एक पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। पोजीशन की वजह, फिजिक्स में एनर्जी पोजीशन की वजह से कैसे होती है? ये कम है, ये नीचे है तो इसकी एनर्जी कम है, ये ऊपर है तो थोड़ी और ऊपर ज्यादा है, इसमें और भी ज्यादा है। जितना ऊपर जाते जाएंगे तो उतनी एनर्जी इसमें बढ़ती जाएगी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोजीशन अगर बिल्कुल नीचे है तो हाइट बिल्कुल जीरो, तो एनर्जी बिल्कुल जीरो। अगर हाइट जितनी बढ़ती जाएगी, जितना हम ग्राउंड से ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसमें वो एनर्जी स्टोर होती जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली बात क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर एक स्प्रिंग को सोचें, ये हमारा एक स्प्रिंग है ना? एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं? तो क्या उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जब वो कंप्रेस स्टेट में होता है? आती है, तभी तो वो जंप करता है। बिना उस एनर्जी के वो जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम ये कंटिन्यू करो। हो गया तुम्हारा टेस्ट का टाइम, ये करो पहले। कितना रह गया? अच्छा, ये देखो, ये नोट कंटिन्यू करो जल्दी से। यहाँ पे इसे छोड़ो, ये मुझे टेस्ट अभी देके जाना, पहले वो कर। देखो यहाँ पे क्या है, ये है रिलैक्स स्टेट में, ये क्या है? कॉम्प्रेस स्टेट। जब भी कोई चीज रिलैक्स कंप्रेस स्टेट में होती है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अर्श, दो चीजों की वजह से आती है पोटेंशियल एनर्जी, एक तो पोजीशन और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन माने जब हम किसी को कंप्रेस करें तो उसकी शेप में हम क्या कर रहे हैं? चेंज। किसी की शेप चेंज करो तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉल को मैं कंप्रेस करूं, जो एक स्पॉन्ज बॉल होती है उसको कंप्रेस करूं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, उसकी शेप चेंज होगी, और उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। अब जब मैं उसे छोड़ूंगा तो वो अपनी वही एनर्जी को क्या कर देगा? लूज। राइट? स्प्रिंग को कंप्रेस किया, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, और फिर वो एनर्जी को क्या कर देगा? लूज। ये वाली बात क्लियर है? हाँ। हाइट, वो मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, एक तो पोजीशन का कंसेप्ट और एक कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन का कंसेप्ट हाइट की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन का शेप की वजह से। तो कॉन्फ़िगरेशन को तुम क्या समझ सकते हो? शेप। अगर हम किसी की चीज की शेप चेंज कर देते हैं तो उसमें आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। और रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, क्या मैंने उसकी पोजीशन चेंज करी है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या उसके अंदर एनर्जी है? मार के देखो, ऐसे बहुत जोर की लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा की एनर्जी स्टोर हो गई। तो अगर हम किसी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें या किसी की हाइट या पोजीशन चेंज कर दें, तो जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन समझ आया? हाँ, उसको स्ट्रेच किया तो उसकी शेप चेंज करी। ठीक है, नोटेड एवरीवन? अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉय कार को जब हम पीछे लेके जाते हैं या किसी टॉय की चाबी भरते हैं, तो वाइंडिंग अ टॉय कार, इस प्रोसेस में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट इज कॉल्ड दी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली गेट स्टोर्ड। क्या काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो इसी को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक एरो में कहां पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती होगी? स्ट्रिंग में या फिर इसमें? स्ट्रिंग में। और वो एनर्जी फिर किधर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? एरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। रिमेंबर? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखिए नीचे हमने, ये ऑब्जेक्ट, ये कोई टाइम नहीं है आने का, मैं नीचे ऑब्जेक्ट है और एक ऊपर ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के हमने कहाँ रख दिया? ऊपर। तो नीचे ग्राउंड बनाओ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, फिर ऊपर बनाओ और ये h हाइट बनाओ। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मोशन से आती है तो मोशन के साथ रिलीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर हो सकती है अगर फ्रिक्शन ना हो, कोई चीज उसे रोकने वाली ना हो, तो उसमें वो स्टोर रहेगी।
बनाओ ये डायग्राम, जल्दी नोट करें। हो गया? ठीक है। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन लिखेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे वी नो, व्हाट डू वी नो? वी नो वर्क डन in moving an object to a height h gets stored in the body as potential energy. Gets stored in the body as potential energy. ये बात सच है? जो भी हम वर्क करते हैं किसी चीज को ऊपर ले जाने में, वो उसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। Get stored in the body as potential energy। हाँ यार, किसी चीज को उठाया तो उसके अंदर वही एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कहना इसे वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? जो भी वर्क करा जा रहा है इस प्रोसेस में वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि मोशन में तो नहीं है ना। अगर मोशन में होती तो काइनेटिक बनता। अब अगर ऊपर रखा है हमने तो उसमें मोशन नहीं है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, हाँ या ना? क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स के जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट हाइट h है। तो वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। और वर्क डन को हमने बोला क्या बोलना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इनटू mgh। पहले लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख लिया। फोर्स को लिखेंगे मास इनटू m स्मॉल m इनटू स्मॉल g। और डिस्प्लेसमेंट h, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को h लिख लो इस डायग्राम में, डिस्प्लेसमेंट को h। ठीक है, तो इसको इक्वल कर दो, इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, देखो mgh, नेक्स्ट इक्वल mgh हो गया। ठीक है, समझ आया एक्सप्रेशन? ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करने हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू mgh। अब कुछ समझना है। Where a potential energy of an object depends upon the ground level or zero level, you can choose। अच्छा, अब हम अगर बोले कि मैं पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल से बताना चाहता हूँ, ग्राउंड से नहीं, इस लेवल से बताना चाहता हूँ, तो इस लेवल को मैं जीरो लेवल मान लेता हूँ और इसके ऊपर की हाइट नाप लूंगा, तो मुझे पता चलता है इससे ऊपर इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है ऑब्जेक्ट में। तो वैसे हम ग्राउंड को जीरो लेते हैं, ग्राउंड को क्या लेते हैं? जीरो। और ग्राउंड से ऊपर जितनी भी हाइट है वो हमारी हाइट h हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो अच्छा, क्वेश्चन लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे। डज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, depend upon the path taken to reach the particular height, to reach a particular height। explain। ठीक है, तो अब इसमें हम ये दो डायग्राम बनाएंगे।
पहला डायग्राम कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर ले गए ए टू बी, और दूसरे डायग्राम में ए को ऐसे 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 लेके गए बी तक। ये बनाए डायग्राम, फिर समझाता हूँ, ठीक है? ये वाले डायग्राम, हाँ पहले बनाते हैं फिर सोचते हैं जल्दी से। हो गया? हो गया? अच्छा एक बात सोचो, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? जो भी वर्क इधर से इधर करना पड़ेगा या इधर से इधर करना पड़ेगा, दोनों में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों का क्या निकुंज डिस्प्लेसमेंट अलग है या सेम है? इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग है? सेम। व्हाई इज डिस्प्लेसमेंट सेम? बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ नहीं, हम यहाँ पे ले जाके रोक दिया, हमने कोई इसको चला नहीं रहे मुश्किल, हमने बस यहाँ पे ले जाके रोक दिया। तो अब मैं कह रहा हूं इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है या डिफरेंट? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? और शॉर्टेस्ट पार्ट तो सेम है। क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग है बट डिस्प्लेसमेंट सेम है? और वर्क डिस्टेंस पे डिपेंड करता है या डिस्प्लेसमेंट पे? वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो दैट मीन्स कि अगर दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। कौन सा पाथ लिया गया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक्चुअल में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो अगर वर्क नहीं करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं करेगी, यस और नो? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम बोल रहे हैं इन बोथ केसेस द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, और इवन इफ डिस्टेंस डिफर्स, डिस्टेंस जो है डिफर कर रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इज सेम, सो सेम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन एंड दैट इज व्हाई both of them will have the same potential energy। मतलब ये कह रहे हैं कि इट्स लाइक कि तुम्हारे आए 90%, अब चाहे तुमने अपनी मेहनत से किया, पड़ोसी की मेहनत से किया, स्मार्ट वॉच से किया या कुछ फर्रे लेके गए, पर तुम्हारे मार्क्स कितने आए? 90%। तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? पाथ टेकन पे या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, कि फाइनल कहाँ पहुंचे। तो वर्क कुछ ऐसा है, वर्क या एनर्जी कुछ ऐसी है जो सिर्फ डिपेंड करती है कि कहां से शुरू हुए थे और कहां पे पहुंच गए। इस पे डिपेंड नहीं करती कि तुम सीढ़ियां चढ़ के आए हो या तुम स्लाइड करके आए हो या तुम कैसे आए हो, तुम्हें किसी ने उठा के रखा है वहां पे। तो अगर तुम यहां से यहां पहुंच गए, सपोज अपनी छत पे ही पहुंचना था, चाहे अपनी सीढ़ी से पहुंचे या पड़ोसियों की सीढ़ी से पहुंचे, पर पहुंच गए, तो हमारा फिजिक्स में वर्क डन सेम होगा। जबकि पसीने तो बहुत निकलेंगे लंबे उससे जाने से, पर फिजिक्स का वर्क वो नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि तुम कहाँ पे थे और कहाँ पे आए हो। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो पॉइंट वी विल से पोटेंशियल एनर्जी, हम बोलेंगे इन बोथ केसेस, in both of the above cases the displacement is same even if distance differs। in both the cases displacement is same even if distance differs। since work done only depends upon the distance, since the work done only depends upon displacement, हाँ फिर से बोलूं, मैं बोल रहा हूं in both cases displacement is same even if their distance differs। next line, since work done only depends upon the displacement,
since work done only depends upon displacement, so work done will be same in both cases. Since the work done depends only on displacement, so the work done will be same in both cases, and so potential energy will also be, since work done only depends upon displacement, so work done will be same in both cases, and so potential energy will also not depend upon, potential energy will also be same. Potential energy will also be same. समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 11.5. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड. चले, गिवन g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन. हाँ भाई चुप रहे. तेज मत बोल. सर इसकी की जो ऐसे ठीक है, क्या क्वेश्चन था? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है. मास गिवन था, ठीक है. मास गिवन था कितना? 10 kg. ठीक है. हाइट गिवन थी 6 मीटर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज 9.8 मीटर पर सेकेंड. और अभी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. mgh माने 10 इंटू 6 इंटू 9.8. फाइनल आंसर 588 जूल्स. ठीक है, राइट? क्लियर? नो डाउट? नॉन एसआई यूनिट, इसकी नॉन एसआई यूनिट होगी, मास हो गया केजी. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट के लिए फिर से हाइट के लिए मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. समझ आया ये सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.6 एग्जाम्पल. कम ऑन, डू इट. An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. The potential energy of the object is 480 joules. Find the height at which the object is give respect to ground. Take g equal to 10 meter per second square. Complete करें इसे. सर 4 मीटर. यस सर. नीचे से देख के तो नहीं किया? An object of mass 12 kg. 4 आया? Mass 12 kg. ठीक है, बात नहीं. पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल. ठीक है, हाइट निकालनी है और g गिवन है 10, तो mgh 12 इंटू 10 इंटू हाइट क्या है? h इक्वल टू 480, तो h कम्स आउट टू बी 4 मीटर. क्लियर? इजी क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या हो रहा है? पासम पास खेल रहे हो?
कैप उधर गिर गया था, उधर गया, फिर पेन का कैप गिर गया। अच्छा अच्छा, एक चीज सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आता हूं, कहां लेके जाता हूं, ऊपर, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? अभी नीचे गिर गई, तो इसमें कौन सी एनर्जी आई? और इसकी पोटेंशियल क्या होगी? जीरो। काइनेटिक क्या होगी? जीरो हो गई वापस, एंड पॉइंट पर मैक्सिमम थी। हाँ, सर अगर आपके हाथ के लेवल पे लेंगे तो जीरो होगी, वरना अगर मैं हाथ के लेवल को जीरो लेवल ले रहा हूँ ना। अच्छा देखिए, यहाँ ऊपर ले गए तो इसके अंदर पहले मैंने अपनी मैकेनिकल एनर्जी, अपनी केमिकल एनर्जी, फूड एनर्जी, एटीपी, वो यूज करके मैंने इसको ऊपर ले गया। कहाँ ले गया? ऊपर। तो एक एनर्जी कन्वर्ट हुई, ये मेरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी, जो पेन में स्टोर हो गई है। अब जब मैंने इसे छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेन बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेन। हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब ये एंड पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और हिट करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। यस और नो? तो अगर मैं इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, ये समझो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को सपोज ऊपर फेंक रहा हूं, एक बॉल बनाई मैंने, इस बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, और ये मेरा ग्राउंड है, नीचे क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, अब मैंने इसे ऊपर फेंका और एक सेकेंड बाद जैसे ही जिस समय फेंका उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। क्यों? जब मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा सपोज, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी यहां पे होगी, क्योंकि हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से डाउन हो जाएगी। 9.8 से कम 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 कम, है ना? हाईएस्ट कब होगी? जब मैं उसे फेंकना शुरू करूंगा। जब मैं उसे फेंकना शुरू करूंगा तब हाईएस्ट वेलोसिटी होगी, और ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, वो हर एक सेकंड पे 9.8 से कम होती जाएगी। ये वाली बात क्लियर है? तो अगर किसी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अगर किसी की वेलोसिटी मैक्सिमम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। अगर किसी की हाइट जीरो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऊपर और नीचे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, राइट? जब वो ऊपर पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बिल्कुल टॉप पे वेलोसिटी जीरो, क्योंकि अब वो नीचे आने वाला है, ऊपर तो नहीं जाने वाला। तो अगर ऊपर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? क्योंकि वेलोसिटी जीरो, हाफ mv² में जीरो डाला तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाईएस्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है। हाँ या ना? ठीक है, तो अभी नीचे आने लगेगा। सपोज ये नीचे आने लगता है और ये हाफ डिस्टेंस पे रुक गया। किस पे रुक गया? हाफ डिस्टेंस पे। और फिर ये वापस नीचे आएगा। अगर मैं हाफ डिस्टेंस का केस लूं, ये h/2, कौन सा केस लूं? h/2। ऊपर भी क्या होगा? h/2। यस और नो? अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी। क्यों? क्योंकि ये लॉ है, देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये वाला नहीं आया, वापस वाला ऊपर वाला आ गया था। ठीक है, इस पे अभी हम आते हैं। यहां तक क्लियर है सबको कि नीचे कौन सी जीरो? पोटेंशियल जीरो। क्यों जीरो? हाइट जीरो। ऊपर काइनेटिक जीरो, और नीचे काइनेटिक मैक्सिमम, ऊपर काइनेटिक मिनिमम। हाँ, जैसे इस पेन की अभी पोटेंशियल एनर्जी है, तो जैसे हम बॉल फेंकेंगे तो अभी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना? हाँ होगी, पर हम ये मान रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक मशीन लगाई है और वो यहीं से धक्का देती है, मतलब हमने उसे ऊपर रखा ही नहीं हुआ, ठीक है, तो यहीं से ऊपर धक्का देती है। तो ये केस ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो जमीन के अंदर से, या फिर किसी को नीचे बिठा देंगे और कौन बैठेगा? मयंक बैठ जाएगा, यहाँ से धक्का, ठीक है, मार लेगा तू। नेक्स्ट। अच्छा देखें, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, वॉलेंटरली तू कह रहा था करने के लिए? अच्छा अच्छा ये करेगा। अच्छा अच्छा, देखे 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 देखे
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर अच्छा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां से पैदा हो गई, मैक्सिमम कैसे हो गई? हाइट से। हाइट क्यों ऊपर जा, हाइट कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी से बढ़ रही है। एक्चुअल में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? हो गई कि नहीं? जो काइनेटिक एनर्जी थी वही वैल्यू हमने पाया ऊपर होती है पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब अगर 10 जूल नीचे काइनेटिक एनर्जी थी तो ऊपर जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 10 जूल। समझ में आई बात? हाँ या ना? अब अगर वो जब वो नीचे आएगा, ये असेंशन का केस है, या फिर असेंशन माने ऊपर जाना, स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता। असेंट, एसेंट होता है ASCENTSION। और कुछ इजी वर्ड? अपवर्ड मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है तो उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई चीज डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रही है तो क्या हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना मयंक? है ना? यस सर। अब बताओ। जैसे कि कुछ भी समझ नहीं आया शुरुआत से? क्या है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो करेंगे, फिर सर क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। क्या जीरो हो जाएगा ऊपर जाके? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सर। और नीचे आके, नीचे हाइट जीरो हो जाएगी तो नीचे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। नीचे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। याद रहेगी? जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो एक बार इसे बनाते हैं और फिर लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक के अंदर बनाते हैं। कम ऑन डू इट। Law of conservation of energy. Noted everyone? Yes, sir. Noted? Done? So लिखें, in the above case when we throw a ball, in the above case when we throw a ball upwards, its kinetic energy is maximum
नोटेड। तो क्या बोला था हमने? हमने बोला था, नहीं भूले नहीं आया। अच्छा, पोटेंशियल क्या बोल रहे थे? हाँ, देखिए पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स its kinetic energy is maximum the moment it is released, because the kinetic energy is maximum the moment it is released, because its velocity is maximum at that point, because its velocity is maximum at that point. ठीक है, ये बात लिख ली। The velocity keeps on decreasing, velocity keeps on decreasing and the height keeps on increasing, and height keeps on increasing. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ ना, at the top potential energy becomes maximum. Next line, next paragraph बनाना। At the top potential energy becomes maximum as the height is maximum. At the top potential energy becomes maximum as the height is maximum. And its kinetic energy becomes zero. In this case, next line लिखना, in this case we observe the initial kinetic energy is equal to that initial kinetic energy is equal to the final potential energy at the top. The initial kinetic energy is equal to the final potential energy at the top. So it suggests is equal to the final potential energy at the top. लग जाते अंदर यस, यहां तक नोट कर लिया। तो हम बोल रहे थे, इन दिस केस वी ऑब्जर्व दैट इनिशियल एंड फाइनल वो एनर्जी सेम, सो दैट मीन्स ऑल दी kinetic energy gets converted into potential energy. So all the kinetic energy gets converted into potential energy. Gets converted into potential energy. ठीक है, तो अब हम बोलते हैं नेक्स्ट लाइन।
तो टोटल एनर्जी रिमेन सेम, यानी पहले जितनी अगर 10 जूल काइनेटिक एनर्जी थी तो ऊपर जाके 10 जूल क्या बन गई, पोटेंशियल। वो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी फिर चलना कम होना शुरू हुई और वो 10 जूल क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझो मैंने 20 जूल से ऊपर फेंका, ऊपर जाके वो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी बन गई, वापस आने लगते वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, बिल्कुल नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाते हुए, ठीक है। इट्स लाइक 10 काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये काइनेटिक एनर्जी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, है ना। तो एक एनर्जी जैसे बढ़ती है तो दूसरी कम होती जाती है। टोटल फिक्स रहता है, टोटल 10 रहेगा। टोटल क्या रहेगा, 10। तो बड़ा सिंपल सा मैथ्स है इसका, हमें डरावना लगता है पर है तो सिंपल सा मैथ्स। नीचे अच्छा, नीचे 10 प्लस 0 क्या, 0 10 काइनेटिक एनर्जी और 0 पोटेंशियल एनर्जी, टोटल 10। बीच में जाते हैं, बीच में तो 5 काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 पोटेंशियल एनर्जी, टोटल 10। ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 10, टोटल 10, है ना। बीच में कहीं पे भी अगर मैं जाऊं यश, यहां पे काइनेटिक एनर्जी फ्रंट से आ जाए, सामने से, यहां पे अगर हम आ जाएं 10 से क्या होगा, ये 10 से कम होगा, 8 प्लस 2 कितना आया, 10। यहां पे 2 प्लस 8 कितना आया, 10। पॉइंट इज दिस, टोटल हमेशा 10 रहेगा। टोटल क्या रहेगा, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम बट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। Whenever energy gets transformed, energy gets transformed, the total energy remains unchanged. ऊपर ही रहना है। Yes, हम क्या कह रहे हैं? Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. This is law of conservation of energy. ये रहा, whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. This is law of conservation of energy. यहां तक क्लियर है? सेकंड, इसके अंदर इसकी अच्छी डेफिनेशन है, नेक्स्ट लाइन पे इसकी अच्छी डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। According to this law, energy can neither be created nor be destroyed, but only transformed from one form to another. But can only be transformed from one form to another. समझ आया बात? तो एनर्जी ना कहीं जा सकती है ना एनर्जी, ये आइडियल केस की बात हो रही है, मतलब कोई हीट एनर्जी नहीं, कोई वर्क एनर्जी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होती है, हीट में लॉस होता है, तो वो लॉस हो जाता है एनर्जी, पर इसीलिए हमें दिखाई नहीं देती। मतलब पॉइंट इज दिस, अगर ये ऊपर फेंकी गई है ना तो ये टोटल 10 नहीं पहुंचेगी, थोड़ी सी कम पहुंचेगी, 9.9। एक जो है वो शायद एयर रेजिस्टेंस की वजह से बाहर चली गई,
हाँ अप्रोक्सीमेट। तो पर अगर हम टोटल एनर्जी देखें, जो हीट भी गई है बाहर वो उसको भी ऐड कर लें तो टोटल बराबर ही रहेगा हमेशा। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब तुमने फेंका तो 10 जूल थी, जब वापस आया तो भी 10 जूल थी, जब ऊपर था तब भी 10 जूल थी, आधे पे भी 10 थी और हर जगह 10 थी। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होमवर्क आज का लिख लें होमवर्क, और फिर पीछे वाला चेक कराते हैं। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, 8, 15, 10, 8, 15 बस। चलो ठीक है, 10, 8, 15 3 क्वेश्चन बस। अच्छा टेस्ट नेक्स्ट क्लास में हाफ एन आवर। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्लास में लूं? ठीक है।